स्वागत है आप सबका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। आज है 2 जुलाई दिन गुरुवार। तो देखते हैं 2 जुलाई से हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे सामने है कि 29 जून 2020 को भूटान सरकार और खोलोंगशू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड, ये कंपनी है हाइड्रो एनर्जी की, हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड के बीच भूटान की राजधानी थिम्पू में खोलोंगशू पनबिजली परियोजना के लिए समझौता हुआ है। खोलोंगशू पनबिजली परियोजना की अगर मैं बात करूँ तो यह 600 मेगावाट की एक परियोजना होगी जो कि पूर्वी भूटान के त्रासी यांगत्से जिले में खोलोंगशू नदी पर ही निर्मित की जाएगी। आपको याद रखना है कौन सा जिला है और कौन सी नदी है, उसी पर ही ये आपकी खोलोंगशू पनबिजली परियोजना के लिए समझौता किया गया है। अगर मैं बात करूं खोलोंगशू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड की, तो खोलोंगशू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड भूटान के द्रुक ग्रीन पावर कारपोरेशन और भारत के, ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है, और भारत के सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के बीच की एक साझा कंपनी है। कौन? खोलोंगशू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड। यह परियोजना जो आपकी 600 मेगावाट की परियोजना होगी, जो भूटान के त्रासी यांगत्से जिले में क्रियान्वित की गई है, यह 2025 तक पूरी हो जाएगी। तो आपको ये याद रखना है कि भूटान सरकार और खोलोंगशू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड के बीच जो समझौता हुआ है वो किस नदी पर जो आपकी कह सकते हैं हाइड्रो एनर्जी समझौता हुआ है, पनबिजली परियोजना कौन सी खोली जाएगी, तो आप बताएंगे खोलोंगशू पनबिजली परियोजना के लिए समझौता हुआ है। भारत की अगर मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो भारत ऑलरेडी यहां पर ताला पनबिजली परियोजना और चूखा पनबिजली परियोजना, ये दो परियोजनाएं ऑलरेडी क्रियान्वित करता है। ठीक है, अन्य परियोजनाएं भी क्रियान्वित करने की बात चल रही है, लेकिन ये दो प्रमुख परियोजनाएं हैं जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो वर्तमान में क्रियान्वित हैं भारत और भूटान के मध्य। ताला पनबिजली परियोजना और चूखा पनबिजली परियोजना, ये तो भारत की कंपनी का सहयोग है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और भूटान की राजधानी आप सब जानते हैं थिम्पू है। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कि 29 जून 2020 को भारत के युवा अंपायर नितिन मेनन को सत्र 2020-21 के लिए आईसीसीआई यानी आईसीसी आपके अंपायर के एलीट पैनल में शामिल किया गया है। ये तीसरे ऐसे व्यक्ति होंगे जो एलीट पैनल में शामिल हुए हैं आईसीसी के। उन्हें इंग्लैंड के नाइजर लोंग के स्थान पर शामिल किया गया है। अगर आईसीसी की बात करें तो आईसीसी के अंपायर के एलीट पैनल में सबसे युवा अंपायर बने हैं नितिन मेनन जी। आईसीसी के महाप्रबंधक जोफ एलरडाइस, पूर्व खिलाड़ी और कमेंटेटर संजय मांजरेकर और मैच रेफरी रंजन मदुगले और डेविन बून की चयन समिति द्वारा नितिन मेनन का चुनाव किया गया है। यानी कि कुल 4 लोगों की चयन समिति थी, उसी में से नितिन मेनन का जो चुना गया है इन समिति के द्वारा। मेनन आईसीसी पैनल में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय अंपायर हैं, जैसा मैंने आपको भी बताया भी। इससे पूर्व कप्तान जो आपके श्रीनिवास वेंकटराघवन और सुंदरम रवि इस पैनल में शामिल हो चुके हैं। तो तीसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो एलीट पैनल में शामिल हुए हैं। इसके अलावा मैं बात करूं, मेनन इससे पूर्व अंपायरों के एमिरेट्स आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय पैनल का हिस्सा थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल के तीसरे भारतीय अंपायर कौन बने हैं? नितिन मेनन बने हैं। इससे पूर्व की बात करें तो ये आप जो दो नाम लिखे हुए हैं, ये दो नाम आप कंठस्थ करिएगा, श्रीनिवास वेंकटराघवन और सुंदरवन रवि, ये दो इससे पहले रह चुके हैं। कमेटी आपकी अलग बात है, कमेटी आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, ये तो एक अलग विषय है, आप इसके ऊपर मत जाइए, लेकिन आप ये याद रखिएगा इससे पूर्व दो कौन है और अभी हाल ही में आईसीसी एलीट पैनल में कौन शामिल किया गया है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि 25 जून 2020 को विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था यानी फीफा को शीर्ष परिषद ने फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को संयुक्त रूप से देने की घोषणा करी है। यानी कि 2023 फीफा महिला विश्व कप की जो मेजबानी करेंगे वो दोनों देश संयुक्त रूप से करेंगे। ठीक है, कौन कौन? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आपके। ये इसका निर्णय जो किया गया है वो मतदान के आधार पर किया गया है। मतदान की अगर मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के संयुक्त मेजबानी के पक्ष में 22 और जबकि एकमात्र प्रतिद्वंदी कोलंबिया के पक्ष में केवल 13 मत हुए। इससे यानी कि कोलंबिया भी चाहता था कि हमारे यहाँ हो, लेकिन कोलंबिया में नहीं हुआ क्योंकि मतदान वहाँ पर कम हुआ या मत का प्रतिशत उसके हिस्से में कम रहा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में वर्ष 2023 में होने वाला टूर्नामेंट ऐसा विश्व कप होगा जिसे दो देश और दो भिन्न भिन्न फीफा परिसंघों के सदस्य मिलकर आयोजित कराएंगे। देखिए फीफा की क्या होती है, अलग अलग देशों में कमेटी होती है। ठीक है, तो वही कह रहा है दो भिन्न भिन्न फीफा परिसंघों के सदस्य मिलकर आयोजित कराएंगे और अलग अलग देश भी रहेंगे, तो दोनों देश हमें याद रखना है। ऑस्ट्रेलियाई एशियाई फुटबॉल परिसंघ यानी कि एएफसी और न्यूजीलैंड ओशियाना फुटबॉल परिसंघ ओएफसी का सदस्य है। इस महिला विश्व कप में पहली बार 32 टीमें भाग लेंगी। तो आपको मुख्य इस प्रश्न से क्या याद रखना है कि इसका आयोजन जो आपका महिला विश्व कप है फीफा का, उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इसके अलावा आपसे अगर पूछे कि मतदान के आधार पर अगर आयोजित हुआ तो कितने मत मिले, तो 22 मत मिले। इसके अलावा प्रतिद्वंदी कौन था? कोलंबिया था।
दो भिन्न भिन्न दो देश, पहली बार ऐसा होगा, ठीक है। इसके अलावा 32 टीमें भाग लेंगी अब की बार महिला विश्व कप में, ठीक है। चलिए, आई होप आपको याद रहेगा। अगला प्रश्न है, जून 2020 में लिवरपूल ने इंग्लिश प्रीमियम लीग 2020 का खिताब जीता है। यानी कि इंग्लिश प्रीमियम जो लीग है वो फुटबॉल की 2020 का खिताब लिवरपूल ने जीता है। लिवरपूल 25 जून तक खेले गए 31 मैचों में 86 अंक अर्जित करके अंक तालिका में पहले स्थान पर है, ठीक है। मैनचेस्टर सिटी 31 मैचों में 63 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। लिवरपूल ने 7 मैच रहते ही खिताब जीत लिया, क्योंकि इनका जो रेशियो था अंक तालिका में वो ज़्यादा था, ठीक है। ये एक रिकॉर्ड है, ये भी एक रिकॉर्ड आप याद रखेंगे। इससे पूर्व मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 1907-8 में 5 मैच शेष रहते खिताब जीता था। लिवरपूल द्वारा विजित यह 19वां इंग्लिश प्रीमियम खिताब है। अगर ज़्यादा की बात करें तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास सर्वाधिक इंग्लिश प्रीमियम लीग खिताब जीतने का रिकॉर्ड है, टोटल 20 बार। याद रखना है आपको, तो आप याद रखें, इंग्लिश प्रीमियम लीग 2020 का खिताब जीता है लिवरपूल ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समाज के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए कृतज्ञता और आभार व्यक्त करने के लिए भारत में प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया। यानी कि 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे, नेशनल डॉक्टर डे मनाया गया। ये किसकी स्मृति में मनाया गया? तो यह दिन चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर विधान चंद्र राय के सम्मान में मनाया गया, जिनका जन्म और मृत्यु संयोगवश एक ही दिन है, यानी कि 1 जुलाई ही है। श्री राय जी का जन्म 1 जुलाई 1882 को पटना बिहार में हुआ और कोलकाता पश्चिम बंगाल में 1 जुलाई 1962 में उनका निधन हुआ। अगर डॉक्टर राय के बारे में बात करें तो वे सम्मानित चिकित्सक, एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी तथा 1948 से 1962 के मृत्यु तक, वे जब तक मृत्यु उनकी नहीं हुई तब तक 14 साल तक पश्चिम बंगाल के दूसरे प्रधानमंत्री रहे। इसके अलावा इन्हें पश्चिम बंगाल का महान वास्तुकार के रूप में जाना गया। उन्होंने पश्चिम बंगाल दुर्गापुर, विधाननगर, अशोकनगर, कल्याणी और हबरा नामक 5 शहरों की स्थापना की थी। यानी कि इन्होंने पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर, विधाननगर, अशोकनगर, कल्याणी, हबरा नामक 5 शहरों की स्थापना भी की थी। इसीलिए पश्चिम बंगाल का इन्हें महान वास्तुकार जाना जाता था। तो आप सब याद रखेंगे, डॉक्टर विधान राय की स्मृति में पहली 1 जनवरी या 1 जुलाई को आपका राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया है। ये शेष इनसे जुड़ी हुई बातें हैं जो आपको याद रखनी है, क्योंकि इनसे प्रश्न बनते हैं अक्सर एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा छठवां है। छठवां प्रश्न कह रहा है कि 19 जून 2020 को निजी क्षेत्र के बैंक CSB यानी कैथोलिक सीरियन बैंक ने प्रलय मंडल को नया प्रेसिडेंट बनाया है। क्या है, कौन है ये प्रलय मंडल की बात करें तो वे सितंबर 2020 तक इस पद पर रहेंगे, यानी कि इसी वर्ष सितंबर तक इस पद पर रहेंगे। इससे पहले वे एक्सिस बैंक के कार्यकारी निदेशक एवं रिटेल बैंकिंग प्रमुख थे। वह IIT खड़गपुर एवं IIM कलकत्ता जैसी संस्थाओं के छात्र रह चुके हैं। CSB भारत में निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों में शामिल है, जिसकी उपस्थिति तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में है। 31 मार्च 2020 तक के आंकड़ों की अगर बात करें तो इसका ग्राहक आधार 1.5 मिलियन है, यानी कि 1.5 मिलियन ग्राहक वर्तमान में CSB बैंक के पास हैं, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि कौन प्रलय मंडल जो हैं वो नए प्रेसिडेंट बन गए हैं CSB बैंक के, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की अगर बात करें तो कल मैंने कुछ आपसे प्रश्न पूछे थे कि मलावी के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं। तो मलावी के नए प्रधानमंत्री बने हैं लाजरस चक्वेरा जी। 51वां राज्य US में नया, जिसको अभी हाल ही में प्रस्ताव पारित करके बनाया गया है, वो है वाशिंगटन DC। नीति आयोग की बात करें, नीति आयोग ने अभी हाल ही में एक आसपास के इन्वायरमेंट में सजगता लाने के लिए नेविगेट द न्यू नॉर्मल नाम का अभियान शुरू किया है, जैसे कि ज़रूरत वाली चीज़ें परमानेंट हम यूज कर सकें, चाहे वो मास्क हो, चाहे वो हैंड सैनिटाइज़र हो। ये सारी चीज़ें आम जनमानस में अब वर्तमान में यूं ही शामिल हों, कहना ना पड़े इसलिए, ठीक है। और सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया गया है। मैं आपको बता दूं, सांख्यिकी दिवस PC महालनोबिस की स्मृति में मनाया जाता है, उनके जन्मदिन पर। ये थे आपके कुल 4 प्रश्न। और आज के प्रश्नों की अगर बात करें तो भारत के अटॉर्नी जनरल कौन हैं? अटॉर्नी जनरल का प्रश्न इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि हाल ही में अटॉर्नी जनरल का पदभार 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। विधिक निकाय है एक, जो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राष्ट्रपति के सेवा पर्यंत ही वो वर्तमान में कार्य भी करता है। भारत सरकार ने कुल कितने चीनी ऐपों को बैन किया है, ये इसकी संख्या टोटल बताइएगा आप। विश्व बैंक की सबसे बड़ी प्लाज्मा थेरेपी कहाँ शुरू हुई है? सॉरी, विश्व बैंक की नहीं, विश्व की सबसे बड़ी प्लाज्मा थेरेपी कहाँ शुरू की गई है? मैं आपको बताया था कल आपको, भारत के एक राज्य है। मध्य प्रदेश सरकार ने कौन सी हाल ही में कोरोना टेस्ट के लिए योजना प्रारंभ करी है? तो कौन सी योजना है ये आप बताएं। यूनिसेफ की नवीन रिपोर्ट अनुसार कुल कितने बच्चे कुपोषण का शिकार हैं? ये आपको मैंने करंट अफेयर के क्वेश्चन सेशन में बताया था, तो आई होप मुझे आप बताएंगे। और जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे, ये 2-4 दिन की ही करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं। आई होप आप इनका उत्तर
कमेंट बॉक्स में करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।